Hello dear students, welcome to Concept Corridor. I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here for class 6 students to cover the NCERT solutions of chapter 2 that is diversity in this living world. बेटा इस chapter पे one shot already बन चुका है. It's already there in the channel. Link is also given in the description box. जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो. अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो दैट इज द मस्ट वॉच. आई कैन गारंटी उसको देखने के बाद आपका एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए. ठीक है, चलो नाउ लेट्स गो टू दिस वीडियो. देयर आर ओनली 10 क्वेश्चंस. फटाफट करते हैं. ठीक है, चलो. Here are two types of seed. What difference do you find among the roots and leaf venation of their plants? बेटा पहला सीड है वीट का, दूसरा सीड है किडनी बीन्स का. अब कुछ बच्चों ने हो सकता है कि वीट ना देखा हो तो वहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, बट किडनी बीन्स तो देखा है ना, राजमा के दाने देखे हैं. सो राजमा जो किडनी बीन्स होते हैं बेटा, वो जब भी आप उसको सोक करोगे इट गेट्स स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. अब कोई भी सीड अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया इसका मतलब वो डाई मतलब 2. तो यानी कि ये वाला सीड कौन सा है, डाइकॉट, और ये वाला सीड कौन सा होगा, मोनोकॉट, है ना. अगर किसी का सीड सिंगल यानी कि 2 में डिवाइड नहीं हो सकता तो उसकी रूट भी सारी की सारी सेम, और लीफ में भी सारी की सारी लाइन ऐसी जाती स्ट्रेट. देखो रूट में भी स्ट्रेट और लीफ में भी स्ट्रेट. अगर किसी के जो सीड हैं वो 2 पार्ट में हो सकते हैं डिवाइड ऐसे, सो उनके रूट्स में क्या होता है, देयर इज वन मेन रूट, और उनकी जो लीफ निकलती है बेटा, लीफ में भी देयर इज वन मेन वेन और बाकी थोड़ी साइड वेन होती हैं जो कि नेटवर्क बनाती हैं, है ना. अब बताओ कौन सा वेनेशन और कौन सा रूट, देख के पता पड़ रहा होगा देख के. सो मोनोकॉट यानी वीट में होगा क्या, फाइबरस रूट, और लीफ में होगा पैरेलल वेनेशन. यहां पर राजमा के दाने यानी किडनी बीन्स में होगा टैप रूट, जहां पर एक मेन रूट हो जाए और बाकी ब्रांचिंग हो, दैट इज टैप रूट, है ना. सो हेयर टैप रूट, और इसका जो वेनेशन होगा लीफ में वो है रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक है, अंडरस्टूड बेटा. दिस इज द क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना है, मान के चलो. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो. ओके, कहां पर है भाई, ये दीज आर द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, ये वाले. नाउ राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल इन द एरिया मार्क्ड ए. उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल इन एरिया मार्क्ड बी. बी में आएगा आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल. एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल लिविंग बोथ इन बोथ हैबिटेट्स. बेटा जो आपका एक्वेटिक भी हो और जो आपका लैंड में भी रह जाए, ऐसे क्या उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस. तो बेसिकली आपको यहाँ पर सी में एम्फीबियंस लिखने हैं. ठीक है, अब देखते हैं. चलो हम यहाँ पर ही मार्क करके देख लेते हैं. ए क्या है, एक्वेटिक. अब बताओ, हॉर्स नहीं होगा, डॉल्फिन इज एक्वेटिक, है ना. फ्रॉग इज एम्फीबियन, तो वो भी नहीं है. शीप, क्रोकोडाइल, अच्छा लिख के साथ ही में लिख लेते हैं, है ना. हॉर्स क्या है आपका, टेरेस्ट्रियल, तो बी. डॉल्फिन है आपका एक्वेटिक, फ्रॉग है आपका एम्फीबियन, तो सी में आ जाएगा. शीप अगेन आपका बी, टेरेस्ट्रियल. क्रोकोडाइल क्या होगा, एम्फीबियन, यानी कि सी. स्क्विरल इज टेरेस्ट्रियल, तो अगेन बी. व्हेल इज एक्वेटिक, तो ए. अर्थवॉर्म इज अगेन टेरेस्ट्रियल, बी. उसके बाद पिजन भी टेरेस्ट्रियल में आएगा, सो बी. टॉर्टोइज इज सी. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट, मनु's मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन. ओके, वन डे शी वाज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल. बेटा रेडिश मूली, है ना, मूली निकाली उसने. शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ रूट. एग्जामिन द रेडिश एंड राइट डाउन द टाइप ऑफ रूट. फिर से बेटा देखो, टाइप ऑफ रूट पे क्वेश्चन आ गया, है ना. व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ द रेडिश प्लांट. अब पहले रेडिश प्लांट होता कैसा देख लेते हैं. बेटा ये रेडिश प्लांट, ये तो देख के ही पता पड़ रहा है. बेटा जो भी ऐसी टाइप के रूट होते हैं ना, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये सारे के सारे में होता क्या है, देयर इज वन मेन रूट जिसको हम खाते हैं, एडिबल है जो, है ना. और जहां पर भी रूट्स में एक मेन रूट आ जाए इसका मतलब वो टैप रूट हो गया, है ना. सो दिस इज टैप रूट, और यहाँ पर छोटी छोटी उसके अलग अलग साइड रूट्स है, सेकेंडरी रूट्स भी है. ठीक है, तो आपका रूट तो हो गया टैप रूट. व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन, अगर टैप रूट है तो वेनेशन में तो रेटिकुलेटी होगा, है ना. देखो यहाँ पर radish is a taproot which is having thick primary root that grows deep into the soil, and then some hairs kind of structure that is secondary root. Coming to venation, the leaf of the radish plant exhibit reticulate venation, है ना, which is a typical of अच्छा इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं बेटा. इसमें ये 2 मार्क्स का आंसर आप सीधे टैप रूट और ये भी लिख दोगे ना, लीफ वेनेशन, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन, मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, लुक एट द इमेज ऑफ माउंटेन गोट एंड द गोट फाउंड इन द प्लेन्स.
बेटा देख के पता पड़ रहा होगा कौन सी माउंटेन गोट है ना. दिस वन इज माउंटेन गोट एंड हियर द गोट इज फाउंड इन दिस इज फाउंड इन प्लेन्स. पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम. ठीक है, अब सिमिलरिटीज बेटा दोनों ही तो गोट है ना. अगर दोनों गोट होंगे यानी कि दोनों के दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज दे आर बोथ हर्बीवोर्स. दोनों घास ही तो खाती हैं है ना. सो बोथ आर हर्बीवोर्स. ये तो हो गया सिमिलैरिटी. अब डिफरेंस क्या होगा. अच्छा पहले सोचो डिफरेंस है क्यों. व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू गोट्स. बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट है ना. ये रहती है बिल्कुल कोल्ड वाले क्लाइमेट में और ऊपर से यहाँ पे पूरा रॉकी माउंटेन. और ये वाली कहाँ मिलती है, प्लेन वाले एरिया में जहां ज्यादातर गर्मी होती है ना. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर आल्सो. अब ना व्हाट इज द डिफरेंस. देख के पता पड़ रहा है. सबसे पहले क्या पता पड़ रहा है बेटा, दिस इज क्वाइट बल्की. ये वाली ऐसे पतली सी लग रही है ना, बट दिस इज बल्की. व्हाई, बिकॉज ये इस गोट को, द माउंटेन गोट दैट नीड्स टू क्लाइम, उसको कितना ऊपर नीचे बार बार क्लाइम करना पड़ता है. तो पूरी बॉडी बल्की यानी स्ट्रांग होनी चाहिए. यहाँ पर इसको तो प्लेन सरफेस पे घूमना है ना. सो यहाँ पे ज्यादा बल्की बॉडी की जरूरत नहीं है. अदर देन दैट दिस वन इज हैविंग टू मच ऑफ फर. व्हाई, एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो बचाने के लिए है ना. दिस इज अडेप्टेशन. यहाँ पे फर बहुत कम है बिकॉज यहाँ ये ज्यादातर वार्मर क्लाइमेट में मिलती है आपको. ठीक है. थर्ड डिफरेंस बेटा, थर्ड डिफरेंस दिख नहीं रहा लेकिन होता है. कहाँ पर, हूफ्स में. हूफ्स क्या होते हैं, पाँव के नीचे वाला पार्ट है ना. इसके जो हूफ्स होते हैं बेटा वो थोड़े से रफ यानी कि ऐसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जो कि रॉकी माउंटेन में, रॉकी वाली सरफेस में क्लाइम करने के लिए हेल्प करते हैं है ना. अच्छे से ग्रिप बना लेते हैं. ये वाली गोट के हूफ्स ज्यादातर स्मूथ होते हैं. अगर इस गोट को आप माउंटेन में छोड़ दोगे ना तो स्लिप हो जाएगी. दिस गोट वोंट बी एबल टू वॉक देयर. ठीक है, फटाफट देखते हैं यहाँ पर सिमिलैरिटीज. बोथ आर गोट्स, बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली एंड बोथ आर हर्बीवोर्स आल्सो. ठीक है. डिफरेंस में देख लो. फर्स्ट, this one mountain goat has thick long fur to protect against the harsh cold. यहाँ पर it has shorter fur suited for the warmer climate. है ना, देख के पता पड़ रहा है. नेक्स्ट, generally stockier and more muscular. ये वाली क्यों, so that adapted for the climbing rocky terrains. रॉकी वाले सरफेस पे ज्यादातर मूव करने के लिए हेल्प हो जाए जिससे. नेक्स्ट, leaner build suitable for flat and open area. ठीक है. नेक्स्ट, specialized hooves with rough texture. आ गया ना, hooves. So specialized hoof with rough texture for better grip on the rocky surface. यहाँ पर कैसा होगा, hooves are more suited for walking on a flat or grassy surface. Am I clear? Easy है. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स. अच्छा, टू ग्रुप में बनाना है बेटा बेस्ड ऑन एनी फीचर्स दैट अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर. अच्छा, अब चैप्टर में तो बहुत कुछ डिस्कस हुआ है. अगर आपके एग्जाम में सपोज एक क्वेश्चन आ गया तो उसमें ये डिस्कस्ड अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर इस नाम से तो नहीं आएगा है ना. बट आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए हर तरीके से. देखो क्या क्या कर सकते हैं. फर्स्ट है इनके मूवमेंट के बेसिस पे है ना. मूवमेंट के बेसिस पे हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो आप इसमें मेनली कर सकते हो फ्लाइंग है ना, उड़ने वाले और नॉन फ्लाइंग. सो फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद टेरेस्ट्रियल कर सकते हैं और एक्वेटिक भी कर सकते हैं है ना. देखो क्या है, पहला फ्लाइंग ही है. फ्लाइंग, नॉन फ्लाइंग है ना. तो फ्लाइंग वाले में पिजन, बैट, कॉकरोच, ग्रासहॉपर. नॉन फ्लाइंग में काउ, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश एंड लिजर्ड. इसके अलावा हैबिटेट में आ जाएगा टेरेस्ट्रियल. तो टेरेस्ट्रियल में आप लिख सकते हो खुद से, और एक्वेटिक में व्हेल एंड फिश. ठीक है. चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट्स मोर कंफर्टेबल लाइफ, forests are being cut down to meet the various needs. Yes beta, nowadays it is true, because of the growing population we are cutting down the forest so that we can get home है ना. फॉरेस्ट का कट डाउन हो रहा है. Now how can this affect our surrounding? कैसे इफेक्ट होगा बताओ. पढ़ लिया ना चैप्टर. तो अगर फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो क्या होगा, वहां के प्लांट्स एनिमल्स का लॉस है ना. नाउ हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज. ओके बेटा, ये क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना वो वाला. ठीक है. तो ये दो पार्ट में आप करेंगे. पहले आप बताएंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन सेव बेसिकली. ठीक है. चलो करके देखते हैं. फर्स्ट वन बेटा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. फर्स्ट वन इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वहां पे जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे. एनिमल्स जो होंगे उनका शेल्टर छिन जाएगा. अगर शेल्टर ही चला गया तो कहाँ आएंगे एनिमल्स, सिटीज में. और सिटीज में आएंगे तो पॉपुलेशन विल हंट देम डाउन है ना. सो देयर विल बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इतना ही लिखना है आपको, सिर्फ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है. नेक्स्ट, चेंज इन द क्लाइमेट. बेटा व्हाई चेंज इन द क्लाइमेट. डू यू नो दैट प्लांट्स इनटेक विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एंड गिव्स अस ऑक्सीजन. तो पहली बात तो वो हमारे पूरे सराउंडिंग को प्यूरिफाई करते हैं, वो हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं ना. तो बेसिकली दे आर प्यूरिफाइंग द एयर. दूसरा बेटा,
वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर अंदर यूज कर लेते हैं ना। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है वो उसको यूज करते रहते हैं, तो बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर ट्री चले गए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर एटमॉस्फेयर में रह जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एक ऐसी गैस है जो कि सन की एनर्जी को ट्रैप करके रख लेती है, जिससे होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है ना। सो पहले के टाइम पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता था ना गर्मियों के टाइम पे, वो 41 42 ऐसे होता था, और आजकल देखो कितना हो गया, 51 52 तक पहुंच गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। सो अगर हम लगातार ये ट्रीज को कट करते रहेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन? द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर, द लॉस ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। अब टॉप लेयर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? टॉप लेयर ही तो फर्टाइल लेयर होती है ना, जिसमें प्लांट हम ग्रो करवाते हैं, ठीक है। अगर वो चली गई तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो लैंड होगा वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉरेस्ट से, यानी फॉरेस्ट से क्या मतलब है बेटा सॉइल इरोजन का? बेटा फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं। अब जब बहुत सारे ट्रीज एक एरिया में होते हैं ना, तो उनकी रूट्स सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, ऐसे पकड़ के रखती हैं। तो उससे होगा क्या, अगर विंड होगी या फिर रेन होगी तो वो डायरेक्ट सॉइल पर टच नहीं हो पाती, तो सॉइल इरोजन नहीं होता। लेकिन अगर फॉरेस्ट ही नहीं है फिर तो पूरा का पूरा लैंड खुला हो गया ना, है ना, सॉइल भी लूज हो जाएगी ना। थोड़ी सी अगर बारिश होगी, थोड़ी सी विंड चलेगी तो सारे के सारी टॉप लेयर चली जाएगी। सो दिस इज सॉइल इरोजन। एम आई क्लियर? द लास्ट वन, वाटर साइकिल डिस्क्रिप्शन। बेटा वाटर साइकिल तो सबको पता है, बना रखी है, प्राइमरी में अच्छे से पढ़ा रखे है ना। तो सॉइल ये वाटर साइकिल में होता क्या बेटा, जहां पर भी ज्यादा ट्रीज होते हैं वहां से ज्यादा वाटर इवेपोरेट होता है ना। क्यों होता है? बिकॉज वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, है ना। और फिर जितना भी एक्सेस वाटर उनके बॉडी में होता है वो सारा इवेपोरेट होता है उनके लीव्स के थ्रू, ठीक है। इस प्रोसेस को स्पेशल नाम है इसका, क्या है? ट्रांसपायरेशन। अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी ये याद रखो कि जहां पर भी ट्री नहीं होंगे वहां पर वो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा ना एक्सेस ऑफ वाटर का, तो क्लाउड्स कम बनेंगे तो रेन कम होगा, ठीक है। अब इतना एक्सप्लेन आपको इनमें से कोई पॉइंट नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो 4 पॉइंट लिख लो आप सिर्फ। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, चेंज इन द क्लाइमेट, और यू कैन से देयर विल बी ग्लोबल वार्मिंग, नेक्स्ट सॉइल इरोजन, एंड थर्ड वन इज वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन या फिर डिस्टर्बेंस इन द वाटर साइकिल। दैट्स इट, 2 मार्क्स आपके पूरे, ठीक है। कमिंग हियर नाउ, हाउ वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज। बेटा इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो भाई पेड़ मत काटो, है ना, अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। जो काट रहे हैं उनको रोको, उनमें अवेयरनेस स्प्रेड करो। और उसके अलावा मान लो लेट्स से किसी ने कट कर दिया, तो वहां जाके दोबारा से रिफॉरेस्टेशन करो, उसको दोबारा से ग्रो करने का ट्राई करो, ठीक है। देखते हैं पॉइंट। नाउ हाउ वी कैन एड्रेस द चैलेंज? बाय रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। बेटा रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों में तो फॉरेस्ट की आ रहा है ना। बेटा रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहां पर फॉरेस्ट था अब कट गया, वहीं पर दोबारा फॉरेस्ट ग्रो करना, उसी लैंड में वहीं पर जाके दोबारा ट्रीज को प्लांट करना सो दैट दोबारा फॉरेस्ट बन जाए, उसको बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्ट का मतलब होता है किसी भी जगह जाके रैंडमली कोई भी खाली जगह मिले वहां जाके आप एक छोटा सा फॉरेस्ट ग्रो करवाओ, उसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड एरिया। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा एरिया है जहां पर डेंजर है, कोई आके उसको कट कर सकता है, उसको प्रोटेक्टेड एरिया अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा वहां पर, है ना। तो डिक्लेयर एनी पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी एज अ प्रोटेक्टेड एरिया। नेक्स्ट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, स्प्रेड द अवेयरनेस, कैंपेन चलाओ, ये सब। नेक्स्ट, लेजिस्लेशन, यानी कि अगर वहां पे लॉ आ जाए, अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लगा दे कि भाई इंप्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉज दैट प्रिवेंट द इलीगल लॉगिंग। बेटा फॉरेस्ट की कटिंग होती क्यों है? सो दैट कि वहां से जो वो वुड है, लकड़ियां हैं, वो जाके उसका यूज हो सके। लेकिन कई जगह पे फिर ऐसे इलीगली भी होता है ना, उसको जाके फिर वो बहुत हाई रेट में बेच देते हैं। सो वो नहीं होना चाहिए। तो इलीगल लॉगिंग को रोकने के लिए कोई वहां पर क्या होना चाहिए? पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, कानून जिसको बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। चलो, सो दीज आर द पॉइंट बाय विच वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज। एम आई क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पूछा यानी कि कोई प्लांट का नाम पूछा बेटा आपसे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी क्या है भाई बताओ। प्लांट है, यस प्लांट है। प्लांट डज इट हैव लीव, यस प्लांट में लीव भी है। अब लीफ में डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, अब पूछा रेटिकुलेट वेनेशन है, अगर यस है तो प्लांट का नाम बताओ। अगर नो, अगर रेटिकुलेट वेनेशन नो लिखा है और लीव है लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, तो कौन सा वेनेशन होगा? पैरेलल वेनेशन। फिर
तो उसका एग्जाम्पल बताओ, बताओ जल्दी बताओ। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन में कोई भी ट्री का नाम लिख लो बेटा, बड़े बड़े ट्री में सब में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मैंगो, पीपल, हिबिस्कस, रोज, एवरीवेयर देयर इज रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। खुद से करोगे। नो अगर है तो फिर कोई भी, जैसे वीट ले लो आप, मेज ले लो, ग्रास ले लो, दीज ऑल आर हैविंग दिस वन पैरेलल वेनेशन। क्लियर? खुद से करना ये वाला, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raj argues with his friend Sanjay that gudhal is hibiscus plant is a shrub. What question can Sanjay ask for clarification? बेटा देखो यहाँ पर आपका आंसर ये है कि आप क्वेश्चन बताओ। देखो फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा था तो हमने क्या बताया था वहां पे बेटा, अभी आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। What question you can ask? अगर क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो आंसर इसका मतलब पहले से पता होगा, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। यस सो यहाँ पर बेटा देखो, अगर उसने बोला कि गुड़हल यानी हिबिस्कस प्लांट अगर वो एक श्रब है तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन संजय पूछ सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। बताओ क्या पूछ सकता है। अगर आपसे बोले कि भाई ये श्रब है, कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट करे नो ये तो श्रब ही है, तो आप क्या उसको पूछोगे, बताओ क्यों श्रब है, इसकी स्टेम कैसी है, यही तो पूछोगे ना। बताओ इसकी स्टेम कैसी है, इसके स्टेम, इसके ब्रांचेस हाइट कितनी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा। देखो यहाँ पर द क्वेश्चन दैट संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, द फर्स्ट वन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट। जितने भी श्रब होते हैं बेटा वो यूजुअली ह्यूमन हाइट के जितने होते हैं, है ना, थोड़ा बहुत वेरी करते हैं लेकिन उतनी होती है, ऐसे बहुत टॉल नहीं होते। तो पहला पूछेगा अच्छा बताना जरा हाइट कितनी है गुड़हल प्लांट की, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इज द स्टेम ऑफ गुड़हल प्लांट वुडी। जो श्रब होते हैं बेटा उनके जो स्टेम होते हैं वुडी होती है लेकिन हार्ड नहीं होती जितना ट्री की होती उतनी, और बहुत थिक भी नहीं होती, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वही क्वेश्चन है, इज द स्टेम ऑफ द गुड़हल प्लांट वुडी। अच्छा व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेम, बताओ नेचर कैसा। अच्छा यस उसने बोला, सपोज करो यहाँ पे उसने बोला यस, हाँ भाई वुडी है, तो बताओ नेचर कैसा है। फिर वो बोलेगा इट इज थिन, it is not very hard, not as hard as the tree stem, something like that. It is brown, है ना, brownish होती है, ऐसे वाला। Next, branches originate from near the ground or very high, ठीक है। So these are the question that Sanjay can ask for clarification. Am I clear? चलो next question. Based on the information on the table, find out the example of each of the plant. बेटा फिर से example क्या है भाई ये, what are the similarities do the plant of group A have and what are the similarities of plant of group B have। अच्छा ये एक टेबल है जहां पर ग्रुप ए इज डाइकॉट। अच्छा ग्रुप ए वाले डाइकॉट हैं, ग्रुप बी वाले मोनोकॉट हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने बताया था बेटा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे था, है ना। तो यहाँ पे पहले तो एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल डाइकॉट और टैप रूट का रेडिश ही लिख लो, अभी पढ़ा था हमने, है ना। रेडिश और दिस कैरेट, कोई भी बड़ा बड़ा प्लांट ले लो, ठीक है। यहाँ पर है बेटा सीड आपका मोनोकॉट होगा तो फाइबरस रूट होगा, फाइबरस रूट होगा तो ग्रास लिख लो, वीट लिख लो, मेज लिख लो, ठीक है। सो दीज आर द वन। अब इसके बाद पूछा व्हाट आर द सिमिलरिटीज, तो सिमिलरिटीज क्या होगी, लीफ, है ना। तो यहाँ पर ग्रुप ए वाले प्लांट्स में सब में क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीफ होगी। ग्रुप बी के सारे प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन वाली लीफ होगी, है ना। दिस आर द सिमिलरिटीज। देखो सिमिलरिटीज ऑफ प्लांट ऑफ ग्रुप ए, टिपिकली लीव्स हैव द रेटिकुलेट वेनेशन और यहाँ पर जनरली दे हैव द पैरेलल वेनेशन। दैट्स इट, इजी है। चलो नेक्स्ट, ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ द डक। अच्छा ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट, भाई लेबल्ड पार्ट दिया हुआ है, ये है आपका वेब्ड फीट डक का, ठीक है। In the picture given below, what difference do you observe in the feet of the duck compared to the other birds? यहाँ पिजन दी हुई है अदर बर्ड्स में, तो उससे कंपेयर करेंगे। Which activity would the duck we will be able to do perform using the part? ये तो पता होगा, पहले से पढ़ा हुआ है ना, डक के फीट के बारे में पढ़ा होगा, वेब्ड फीट, दिस इज फॉर स्विमिंग, है ना, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। चलो डक हैज वेब्ड फीट while pigeon is having regular bird feet with separate toes, ठीक है। अच्छा activity that duck can perform, the webbed feet help the duck to paddle through the water efficiently walking on the muddy and wet surface. Webbed feet provide the stability and prevent them from sinking inside the muddy वाला water, ठीक है। ये वाला जो दूसरी बर्ड होती है बिना वेब्ड फीट वाली वो नहीं चल सकते, ठीक है। चलो
So we are done with this NCERT solutions. I hope you were able to understand the questions beta. Now next we will meet for the third chapter soon. Till then, take care and bye bye.